Hello friends, how are you all? I hope you all are doing good and with this positive note, let's get started. Okay, so हमने प्रीवियस क्लास जो है उसमें बैंकिंग स्टार्ट किया था। बैंकिंग में दो क्वेश्चंस जो है हमने कर लिए थे। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज कमर्शियल बैंक। दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। एंड दोस्तों सेकेंड जो पार्ट था वो बहुत बड़ा था, हमने अच्छे से डिटेल में किया। अब उसके बाद जो है हम पहुंचते हैं थर्ड पार्ट में, दैट इज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। ओके, सो कोई भी बैंक जो है मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती है वो हम इस पार्ट में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलो दोस्तों, सो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम दो एजम्पशंस देखेंगे। कितनी एजम्पशंस? दो एजम्पशंस। सबसे पहली एजम्पशन ये है कि जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है हम उसको इन टोटल में बोलेंगे बैंक। मतलब बहुत सारी कॉमर्शियल बैंक है, एसबीआई है, इंडसइंड है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, इन सब बैंक्स जितने भी हैं उनको टोटल मिला के हम क्या बोलेंगे, बैंक। दूसरा एजम्पशन क्या है कि इस इकोनॉमी में, इंडिया में जितनी भी रिसिट होती है, जितनी भी पेमेंट होती है वो सब बैंक के थ्रू होती है एंड कुछ भी जो है कैश में नहीं होता। तो कोई भी रिसिट जो होगी वो बैंक के थ्रू होगी, कोई भी पेमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी, बैंक के थ्रू होगी। तो ये दो एजम्पशंस को जो है दिमाग में रख के हमको क्या पढ़ना है, मनी क्रिएशन टॉपिक पढ़ना है। चलिए, सो हम एक बार देखते हैं इसमें क्या है, मनी क्रिएशन कैसे होता है। ठीक है, मनी क्रिएशन पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि बैंक्स जो रहती है ना, कुछ पोर्शन जो है एज रिजर्व रखती है अपने पास। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक को जो है 100 रुपीज का डिपॉजिट मिला, एग्जाम्पल 100 रुपीज का क्या मिला, डिपॉजिट मिला। सो इसमें से जो है कुछ पोर्शन वो क्या रखेगी, एज रिजर्व रखेगी। सो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं रिजर्व जो है बैंक रखती होगी एट द रेट ऑफ 20%। रिजर्व कितना रखती होगी, 20%। सो यहाँ पे कितना रिजर्व रखना पड़ेगा बैंक को, 100 इंटू 20%, दैट इज 20 का रिजर्व जो है बैंक को रखना ही पड़ेगा। ये रिजर्व क्यों मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अचानक से अगर मान लीजिए कि कोई भी डिपॉजिटर है वो अपना पैसा लेने आ गया, ठीक है, किसी ने अपने करंट अकाउंट में पैसा रखा था, उसको अचानक से पैसे की जरूरत आ गई एंड वो विड्रॉ करना चाहता है, तो बैंक अगर पूरा का पूरा पैसा लोन के रूप में दे देगी, सो डिपॉजिटर्स को क्या पे करेगी फिर। सो इसलिए जो है बैंक को कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। चलिए, सो इसी के साथ जो है हम क्रेडिट क्रिएशन वाले टॉपिक को स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि एक बैंक है, एक बैंक मतलब पूरी जो बैंक को मिला के हम बैंक बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी बैंक इंडिया में है सबके लिए एक वर्ड यूज होगा बैंक। सो बैंक को जो है प्राइमरी डिपॉजिट मिल रहा है 1000 रुपीज, ठीक है, बैंक को 1000 रुपीज प्राइमरी डिपॉजिट मिल रहा है। इससे बैंक क्या करेगी, रिजर्व रखेगी, क्योंकि हर बैंक को रिजर्व मेंटेन करना जरूरी है। एज्यूम करते हैं 20% की रेट से क्या कर रही है, बैंक रिजर्व रख रही है। तो 200 का रिजर्व हुआ और बाकी पैसे को क्या करेगी, बैंक लोन के रूप में दे देगी। ठीक है, बाकी पैसे को क्या करेगी, लोन के रूप में दे देगी एंड लोगों को पास 800 रुपए का लोन चले जाएगा। अच्छा जी, अब हमने ऊपर एक एजम्पशन में पढ़ा था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो भी रिसिट होगी और पेमेंट होगी वो किसके थ्रू होगी, बैंक्स के थ्रू होगी। ठीक है, और किसी माध्यम से नहीं होगी। सो यहाँ पे क्या होगा, लोन लिए 800 रुपए और वो लोन लेके जो है मान लीजिए हमको कहीं इन्वेस्ट करना है या किसी को देना है, सो वो भी हम कैसे करेंगे, वो भी हम करेंगे कैसे, बैंक के थ्रू ही हम क्या करेंगे, लोन को आगे किसी को पैसा देंगे या फिर आगे किसी को पेमेंट करना है वो बैंक के थ्रू करेंगे। अब बैंक के पास फिर से जो है ये 800 रुपीज एज डिपॉजिट आ गया। बैंक क्या करेगी, फिर इस 800 रुपए में जो है 20%, 800 का 20% हुआ 160, इस 160 को रिजर्व रखेगी एंड आगे जाके जो है फिर जो भी पैसा बचेगा, यहाँ पे बचेगा 800 माइनस 160 दैट इज 640, उतना जो है आगे जाके फिर बैंक क्या कर देगी, लोन दे देगी। वो लोन का पैसा फिर से जो है बैंक में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी पेमेंट्स होता है, जो भी डिसबर्समेंट्स होती हैं वो बैंक के थ्रू होती हैं। तो 640 फिर से बैंक में आ जाएगा, फिर बैंक इसमें 20% रख के आगे जो है क्या कर देगी, लोन प्रोवाइड कर देगी एंड ये सिस्टम जो है कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। ठीक है, सो अब इसमें मनी क्रिएशन कैसे कर रही है, यहाँ पे ना जितना भी पैसा बैंक के पास, जैसे यहाँ पे 1000 रुपए आया, ठीक है, यहाँ पे 1000 आया, फिर 800, फिर 640, सो ये सब को जो हम टोटल करेंगे तो हमारे पास निकलेगा कि भैया बैंक ने कितना मनी क्रिएट किया है। अब ये बहुत टायरिंग प्रोसेस है कि एक एक बार बार आप क्या करो, 20% कैलकुलेट करो, फिर माइनस करो, फिर निकालो। सो ये बहुत टायरिंग प्रोसेस है। सो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है
जितना भी मनी क्रिएट होता है उसके लिए फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट हमारे एग्जाम्पल में कितना है, हमारे एग्जाम्पल में है इनिशियल डिपॉजिट 1000 का। तो जो भी इनिशियल डिपॉजिट है वो इनटू मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/, जो भी हमारा रिजर्व रेशियो का परसेंट है वो, सो 1/, रिजर्व रेशियो का परसेंट। सो हम यहाँ रिजर्व रेशियो का परसेंट एज्यूम किए थे 20%, सो 1/20%, एंड ये आता है 5, ठीक है, ये आता है 5। सो हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ, 5 हुआ। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर आया है 5, सो हमारा जो बैंक है उसने कितना क्रिएट किया मनी, या कितना क्रेडिट क्रिएट किया, तो उसने 5000 का जो है क्रेडिट क्रिएट किया। एक्चुअल में 1000 रुपए बस डिपॉजिट किया गया था, बट उसी 1000 रुपए को घुमा घुमा के जो है बैंक्स ने कितना क्रेडिट क्रिएट किया, 5000 का क्रेडिट क्रिएट किया। इसको जो है या तो हम इस लंबे प्रोसेस के थ्रू निकालें, या फिर हम इजीली क्या करें, फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला क्या है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, मनी मल्टीप्लायर निकालना है तो ये क्या होता है, इक्वल्स टू 1/, रिजर्व रेशियो, ठीक है, 1/, रिजर्व रेशियो। हमारे एग्जाम्पल में रिजर्व रेशियो था 20%, सो मनी मल्टीप्लायर आया 5 आया, उसको हम क्या करेंगे, 5 इंटू इनिशियल डिपॉजिट, हमारा क्या निकल जाएगा, उससे कितना क्रेडिट क्रिएट हुआ है वो निकल जाएगा। सो ये जो है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस होता है बैंक के द्वारा। चलिए, सो अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन है डिस्कशन का, कि भैया सेंट्रल बैंक जो है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक क्या होती है, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक जो रहती है ना, ये हमारी बैंकर्स ऑफ बैंक रहती है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट बैंक होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक जो है एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में 1935, 1 अप्रैल 1935। हमारे इंडिया में हमारी सेंट्रल बैंक को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1935 में एस्टेब्लिश हुई थी। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है, सो इसका काम है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है एंड डायरेक्ट करता है, ठीक है, क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा, रेगुलेट करेगा और डायरेक्ट करेगा। किस चीज को, जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज हो रही है इंडिया में, ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, उसको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई, उसको ऑपरेट कौन करता है, आरबीआई, रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, डायरेक्शंस कौन देता है, आरबीआई। एंड जितनी भी मॉनेटरी स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री के, ठीक है, कि मॉनेटरी स्ट्रक्चर मतलब कितना रेपो रेट होना चाहिए, हम आगे देखेंगे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, ये सब चीजों को कौन कंट्रोल करने वाला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है, ठीक है, चलो इसके फंक्शंस तो एकदम सबको, मेरे को लगता है कि बहुत बेसिक चीज है, ये सब बहुत लोगों को पता भी है क्योंकि हम रेगुलर बेसिस में सुनते हुए आते हैं। जैसे कि इंडिया में करेंसी कौन छापता है, जो नोट्स हम खर्चा करते हैं, जाके कभी कुछ खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, वो छापता कौन है, सो उसको छापने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेंसी बनाने की अथॉरिटी किसको दी गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ जो 1 रुपी है, 1 रुपी को छोड़ के जितनी भी करेंसी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, प्रिंट करता है। सो 1 रुपी को कौन प्रिंट करता है, उसको प्रिंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको प्रिंट करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। 1 रुपी में जो है आरबीआई के 1 रुपी के अलावा जितनी भी करेंसी है उसमें आरबीआई के गवर्नर की साइन होती है, बट 1 रुपी में किसकी साइन होती है, आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइए। चलिए आगे, दूसरा जो है, अगर करेंसी प्रिंट करना है तो क्या आरबीआई का ऐसा है क्या कि जितना मन चाहे उतनी करेंसी प्रिंट कर दी जाए, नहीं, जितना मन चाहे उतनी करेंसी वो प्रिंट नहीं कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एसेट्स जो है, मतलब गवर्नमेंट या फिर जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रहती है वो क्या करेंगे, कुछ एसेट्स आरबीआई के पास रखाएंगे, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन सिक्योरिटीज, एंड उस एसेट्स के बैकिंग में जो है आरबीआई क्या करेगा, करेंसी प्रिंट करेगा, ठीक है। आरबीआई का काम क्या है, सो आरबीआई का काम है हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी लाना। अगर आरबीआई नहीं होता तो हर कोई क्या करता, अपनी अपनी करेंसी प्रिंट करता, तो क्या हमारे रुपी की वैल्यू बच जाती क्या, अगर सब अपनी करेंसी यूज करते तो नहीं बच जाती। सो आरबीआई क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी लाता है, सब लोग एक ही करेंसी यूज करेंगे, दैट इज रुपी, एंड स्टेबिलिटी लाता है किसी भी इकोनॉमी में। ओके, सो ये तो हो गया करेंसी फंक्शन। दूसरा फंक्शन है बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारा बैंक कौन है,
तो मेरा अकाउंट जैसे इंडसइंड में है तो इंडसइंड मेरा बैंक, मेरा अकाउंट एसबीआई में है, एसबीआई मेरा बैंक। बट गवर्नमेंट का कौन बैंक है? तो गवर्नमेंट का बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट अपनी जो भी ट्रांजेक्शन है, लेना देना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू करती है। अच्छा जी, तो ये तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक फंक्शन हो गया। दूसरा, ये बहुत बार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइसेस देते रहती है। ठीक है, गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कि देखो अभी इन्फ्लेशन हो रहा है, तो ऐसा ऐसा कुछ स्टेप उठाओ जिससे इन्फ्लेशन जो है उसका इफेक्ट क्या हो जाए, नलीफाई हो जाए। मान लीजिए कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी रिसेशन आ गया, तो आरबीआई जो है गाइड करेगी गवर्नमेंट को कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकाल पाए। ठीक है, सो ये काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अच्छा जी, बहुत बार जो है आपने सुना होगा हमारा जो बजट होता है वो होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट मतलब क्या? एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है। तो इस डेफिसिट को जो है हम कैसे फुलफिल करें, तो वो जो है हम कैसे करते हैं, आरबीआई से जो है हम क्या करते हैं, आरबीआई से लोन्स लेते हैं। तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को लोन देती है एंड उसके बेसिस में जो है गवर्नमेंट क्या कर पाती है, जो एक्सपेंस और रेवेन्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको फुलफिल कर पाती है। तो अगर गवर्नमेंट को लोन लेना है तो वो किसके पास जाएगा, किसका दरवाजा खटखटाएगा, वो जाएगा आरबीआई के पास। सो इसलिए जो है आरबीआई को क्या बोलते हैं, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है जी, तीसरा जो फंक्शन है आरबीआई का वो है बैंकर्स बैंक या फिर बैंक्स सुपरवाइजर। ठीक है, बैंकरों का बैंक है। मेरा बैंक कौन है, इंडसइंड, मेरा बैंक कौन है, एसबीआई, बट उनका बैंक कौन है, उनके ऊपर कौन, उनको कौन सुपरवाइज करेगा, सो उनको सुपरवाइज करने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा जी, हमने ऊपर पढ़ा कि आपको कुछ रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, कैश रिजर्व। सो वो कैश रिजर्व कहाँ पे मेंटेन करती है, बैंक्स, वो जाके आरबीआई के पास उतना पैसा जो है जमा कराती है। बोला गया ना कि डिपॉजिट का एग्जाम्पल 20% आपको रिजर्व रखना है, वो कहाँ पे जमा कराएगी, आरबीआई के पास जमा कराएगी। अच्छा जी, अब बैंकर्स को जो है अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, मतलब एसबीआई को पैसे की जरूरत पड़ी, वो गई पीएनबी के पास, पीएनबी ने नहीं दिया उसको, वो गई एचडीएफसी के पास, एचडीएफसी ने नहीं दिया उसको लोन, तो वो कहाँ जाएगी डायरेक्टली, फिर आरबीआई के पास। फिर आरबीआई जो है हमारी बैंक्स जो रहती है, कॉमर्शियल बैंक्स, उनको क्या करेगी, फाइनेंशियल एड देगी, उनको जो है क्या देगी, लोन्स देगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आरबीआई को क्या बोला जाता है, बैंकर्स बैंक। ओके, सो बैंकर्स बैंक। और क्या करती है ये, क्लियरिंग हाउस का काम करती है। क्लियरिंग हाउस मतलब कि एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक को जो है पीएनबी को देना है 1000 करोड़ रुपीस। ठीक है, सो ये सब क्लियरिंग कहाँ पे होगी, ये सब क्लियरिंग जो है कहाँ पे होती है, आरबीआई में होती है। ओके, अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से कुछ क्लियरिंग करना है तो वो सब कहाँ पे होगा, वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा जी, और एक काम है आरबीआई का, वो सुपरवाइज करती है। तो टाइम टाइम पे जो है बैंक को सुपरविजन की जरूरत रहती है, सो वो कौन प्रोवाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। लाइसेंसिंग, कोई नई बैंक, अचानक से यहाँ पे इस एरिया में आंधी तूफान आना चालू हो गया है, चलिए, तो उसमें जो है हम क्या देख रहे थे, अगर कोई नई बैंक बनना है तो नई बैंक को लाइसेंस चाहिए। सो ये लाइसेंसिंग का काम कौन करता है, ये लाइसेंस जो है प्रोवाइड कौन करता है, आरबीआई। अगर एक बैंक अच्छे से काम नहीं कर रही है और एक बैंक जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो जो अच्छे से नहीं कर रही है उसको क्या करेगी, बड़ी बैंक के साथ जो है मर्ज कर देगी। अभी रिसेंट में जो है बहुत सारे मर्जर्स हुए हैं, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि कौन कौन सा मर्जर हुआ है बैंक का अभी रिसेंटली। ठीक है, सो आप मेरे को बताएंगे कि 2023-24 वगैरह में कौन कौन सी बैंक का जो है मर्जर हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक अच्छे से काम नहीं करती तो आरबीआई क्या करती है, वो बैंक को ही सीधा वाइंड अप कर देती है। ठीक है, सो ये फंक्शन है आरबीआई का। तीसरा फंक्शन जो है वो क्या है, बैंकर्स की बैंक है वो। ओके जी, फोर्थ फंक्शन जो है दैट इज कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन से सब चीजें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो आरबीआई का काम क्या है कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज से जो है वो क्या करती है, ये सब इन्फ्लेशन जैसी चीजों को कंट्रोल करती है। तो उसमें एक तरीका है रेपो रेट। ठीक है, एक तरीका है रेपो रेट। इसमें क्या करेगी, जो आरबीआई है, मान लीजिए कि आरबीआई जो बैंक्स जो रहती है उसको क्या प्रोवाइड करती है, लोन देती है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को क्या देती है, लोन देती है एंड उसके बदले एक इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अगर शॉर्ट टर्म लोन्स दे रही है आरबीआई किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को, तो वो किस रेट में देती है, रेपो रेट। तो अगर आरबीआई, मान लीजिए कि आरबीआई ये चाहती है कि इकोनॉमी में पैसा जो है उसका फ्लो जो है थोड़ा कम हो जाए क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है,
तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी। तो अगर रेपो रेट बढ़ा तो बैंक को जो है ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को, ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को, तो बैंक के पास पैसा कम बचेगा लोगों को लोन देने के लिए। तो अगर लोगों के पास लोन कम पहुंचाना है तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी। उसी तरीके से एक कंसेप्ट है रिवर्स रेपो का। अच्छा, बीच में एक बैंक रेट। तो बैंक रेट और रेपो रेट में बस ये डिफरेंस है, रेपो रेट जो है शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, ठीक है, जब शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है तब रेपो रेट रहता है। जब लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स को, तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। अच्छा, ये डिफरेंस है बस रेपो और बैंक रेट में। तीसरा क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का तरीका, रिवर्स रेपो। ये जस्ट रेपो रेट का अपोजिट है। इसमें क्या होता है, अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा फंड्स है तो वो क्या करेगी, आरबीआई के पास जो है क्या करेगी, अपने फंड्स को जमा कराएगी एंड उसके ऊपर आरबीआई कुछ ब्याज देती है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो। ठीक है, अगर आरबीआई चाहेगी कि लोगों के पास पैसा कम पहुंचे तो वो क्या करती है, रिवर्स रेपो को बढ़ा देती है, ताकि बैंक्स अपना पैसा कहाँ रखाए, आरबीआई के पास रखाएं और ज्यादा ब्याज मिले उसको। तो लोगों के पास जो है क्या होगा, पैसा कम जाएगा एंड इसके थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है जी। लास्ट वाला है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, आरबीआई क्या करती है ना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो क्या करती है, वो खरीदती और बेचती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक सिक्योरिटी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू होती है, तो उसको क्या करती है आरबीआई, खरीदने और बेचने का काम करती है। अगर उसको लग रहा है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वो क्या करेगी, वो सिक्योरिटीज को बेच देगी एंड लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी में जो है पैसा बहुत कम है, तो उस केस में क्या करेगी आरबीआई, आप लिख के बताएंगे कमेंट में। मैंने क्या पूछा कि इकोनॉमी में जो है अभी पैसा कम है, लेकिन आरबीआई चाहती है कि नहीं भैया पैसा थोड़ा बढ़ाना है, तब जाके इकोनॉमी अच्छे से काम करेगी। तो उस केस में क्या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी या बेचेगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो ये है हमारा फोर्थ फंक्शन आरबीआई का। कौन सा, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। पहला फंक्शन क्या था, करेंसी फंक्शन, करेंसी छापने का काम आरबीआई का। दूसरा, गवर्नमेंट की बैंक कौन, आरबीआई। तीसरा, बैंकरों की बैंक कौन, आरबीआई। फोर्थ जो है मनी कंट्रोलर का काम करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। फिफ्थ फंक्शन जो है दैट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, तो ये आरबीआई ही जो है जो गाइडलाइंस देती है कि कितना रिजर्व मेंटेन करके रखना है। ठीक है, किसी भी बैंक को कितना रिजर्व मेंटेन करना है कौन डिसाइड करके देता है, आरबीआई। सो एक रिजर्व रेशियो का नाम है सीआरआर। सीआरआर जो है हर बैंक को कंपल्सरीली आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। जबकि एक रिजर्व रेशियो है जिसका नाम है एसएलआर। ये रिजर्व जो है ये बैंक्स अपने अंदर ही मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, हर बैंक का अपना एक रिजर्व मेंटेन रहता है जिसको बोलते हैं स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। ये बैंक्स अपने पास ही मेंटेन करके रखती है एंड इसको बहुत ज्यादा लिक्विड एसेट्स के रूप में रखना पड़ता है, जैसे कि हो गया गोल्ड, गोल्ड के रूप में रख सकती है, या फिर कुछ अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके रूप में ये रेशियो मेंटेन करना पड़ता है हर बैंक्स को। ठीक है, सो ये सब रिक्वायरमेंट कितना परसेंट होना चाहिए सीआरआर, कितना एसएलआर होना चाहिए, ये कौन बताएगा, ये बताने वाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा जी, उसके बाद एक फंक्शन है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, देखिए आप लोन लेने जाओगे तो आपको ऐसे तो लोन मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखाना पड़ेगा, कुछ मॉर्गेज रखाना पड़ेगा। सो आरबीआई की डायरेक्शन रहती है कि अगर आपको मान लीजिए कि आपको 1 CR का लोन देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि चलो 1 CR जो है क्या है, कोई सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है आपको, 1 CR सिक्योरिटी ऑफर कर रहा है, तो आप क्या पूरे 1 CR का लोन दोगे क्या, नहीं। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी की वैल्यू कम भी हो सकती है। मान लीजिए किसी ने अपना शेयर्स गिरवी रखाया और उसके बदले लोन चाहिए, अचानक से शेयर मार्केट क्रैश हो गया तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू हो गई मान लीजिए 50 लाख रुपए। ठीक है, तो बैंक्स को तो नुकसान हो जाएगा उस केस में। तो यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइंस है भैया कि आप क्या करो, कुछ मार्जिन मेंटेन करो। ठीक है, कि आप पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि 1 CR की सिक्योरिटी दिया तो उतने का ही लोन दे दो, आपको क्या करना पड़ेगा, एक मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं 40%, तो अगर 1 CR का आपके पास क्या है, सिक्योरिटी है, तो आप 60 lakhs का लोन क्या कर सकते हो, दे सकते हो अपने कस्टमर्स। ठीक है, सो ये जो कितना आपको मेंटेन करना है मार्जिन, ये बताता कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है बैंक्स को। ठीक है, क्या बताता है कि भैया इतना आप मार्जिन आपको रखना ही पड़ेगा,
अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ओके, सो ये 6 फंक्शंस जो है किसके हैं, ये 6 फंक्शंस जो है हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं। एंड हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। चलिए अब हम देखते हैं कुछ छोटा सा पार्ट है कि कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू क्या कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है क्रेडिट कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, सो 2 है ये, मॉरल सुएशन एंड दूसरा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। बहुत इजी पार्ट है। मॉरल सुएशन में क्या होता है ना, यहाँ पे ना बैंक ना RBI जो रहती है बीच बीच में क्या करती, कभी सर्कुलर्स निकाल दी, कभी कुछ लेटर्स दे दी, कभी कुछ स्पीचेस दे दी। इसके थ्रू जो वो क्या करती है, बैंक्स को डायरेक्शन देती है कि आपको कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, सो सर्कुलर्स निकाल दी, ये सब करके बैंक्स को डायरेक्शन देती है। इसको बोलते हैं मॉरल सुएशन। क्या बैंक्स को ये फॉलो करना कंपलसरी होता है, कंपलसरी नहीं होता बैंक्स को, बट जनरली बैंक ये फॉलो करती है। कंपलसरी नहीं है बट बैंक फॉलो करती है। ठीक है, सो ये है मॉरल सुएशन। दूसरा तरीका क्या है क्रेडिट कंट्रोल करने का, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब क्या, अब बैंक RBI जो है वो चाहती है कि भैया जो भी बैंक्स वगैरह होती है वो कुछ सेक्टर में जो है लोन्स जो है क्या करती नहीं देती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में वो देना पसंद नहीं करती। सो बैंक जो है कंपलसरी कर देगी, RBI क्या करेगी, कंपलसरी कर देगी बैंक्स के लिए कि इन सेक्टर्स में जो है आपको लोन देना ही पड़ेगा। और कुछ सेक्टर्स जो है हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, जैसे टोबैको, तो बोल देगी कि अगर आप टोबैको में तो आपको लोन नहीं देना है, अगर देंगे आप लोन तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर है RBI क्या करेगी, उसको जो है प्रमोट करेगी एंड बोलेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोन यहाँ पे दो। एंड जो सेक्टर्स इकोनॉमिकली अच्छे नहीं है उसको क्या करेगी, डीमोटिवेट करेगी एंड बैंक्स को बोलेगी कि यहाँ पे आप क्या करो, लोन्स मत दो। ठीक है, इसको क्वालिटेटिव मेजर्स भी बोला जाता है। ओके, ये सब मेजर्स को क्वालिटेटिव मेजर्स भी बोला जाता है, क्वालिटेटिव मेजर्स। ओके दोस्तों, इसी के साथ जो है हम चैप्टर के लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं, जो बहुत छोटा सा पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। इतना लेक्चर सुन के तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है। मीनिंग में तो हमको दोनों की डेफिनेशन लिख देना है। जो एपेक्स बैंक है वो है सेंट्रल बैंक, उसका काम क्या है, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, और किसी भी इकोनॉमी के मॉनेटरी स्ट्रक्चर को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। ये सब काम किसका है, सेंट्रल बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जबकि कमर्शियल बैंक का क्या काम है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करके क्या प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना। अच्छा जी, ओनरशिप, तो सेंट्रल बैंक का ओनर कौन और सेंट्रल बैंक को गवर्न कौन करेगा, सो सेंट्रल बैंक को गवर्न करने वाली है हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट। एंड कमर्शियल बैंक्स जो है इसको हो सकता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन हो, जैसे कि SBI जो है गवर्नमेंट की बैंक है, ठीक है, पब्लिक की बैंक। SBI जो है इसको गवर्न कौन करता है, गवर्नमेंट। जबकि अगर हम ICICI की बात करेंगे तो ये प्राइवेट बैंक है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक के केस में गवर्नमेंट ओन्ड भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर की भी हो सकती है। अच्छा जी, सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों के इंटरेस्ट में काम करना, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना। जबकि कमर्शियल बैंक में ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। हमने देखा था ना स्प्रेड, हम क्या देखे थे, 7% में जो है क्या करती है, लोन्स जो उसको मिलते हैं, मतलब जो बैंक जो है अपने पास डिपॉजिट लेती है वो कम रेट वहां पे ब्याज देती है, जबकि जब वो लोन दूसरे को देगी तो उनसे ज्यादा ब्याज चार्ज करेगी। ठीक है, सो यही जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है कमर्शियल बैंक का। अच्छा जी, क्या करेंसी इशू करने का राइट हम हर बैंक्स को दे सकते हैं क्या, नहीं। करेंसी हमेशा हमारी सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू कर सकती है, जबकि ये वाले राइट्स जो है हमारी कमर्शियल बैंक्स के पास नहीं होते हैं। अच्छा जी, जो पब्लिक डीलिंग है, क्या RBI कभी जनरल पब्लिक से डील करेगी, कभी डील नहीं करेगी, वो हमेशा गवर्नमेंट से डील करती है या बैंक से डील करती है। लेकिन जो हमारी कमर्शियल बैंक है वो पब्लिक से डील करती है या नहीं, करती है। हमको अकाउंट खुलाना है तो हम वो बैंक्स के पास जाते हैं। सो पब्लिक डीलिंग का काम जो रहता है वो होता है कमर्शियल बैंक का। अच्छा जी, लास्ट पार्ट जो है नंबर ऑफ बैंक्स। क्या एक देश में एक से ज्यादा रिजर्व बैंक हो सकती है, एक से ज्यादा सेंट्रल बैंक हो सकती है, नहीं हो सकती, ओनली वन सेंट्रल बैंक। लेकिन क्या एक देश में बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स हो सकती है, तो बिल्कुल, हमारे देश में बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स हैं। सो एक देश में बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स हो सकती है। चलिए, सो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। 50 मिनट से भी कम टाइम में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट होता है।
प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड दोस्तों प्लीज नोट्स बना लो यार, आपके लिए कह रही हूँ, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप लोग का सबका कितना है 90+ आए एंड एकदम अच्छे से आप क्या हो पास हो। और मेरे साथ नोट्स जल्दी जल्दी शेयर करो एंड जल्दी जल्दी अपना गिफ्ट्स लेके जाओ। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।